मुगलों का दरख्त घुन खा चुका है, मगर इसके गिरने में अभी वक्त है। दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय बैठा है। उसका बस चले तो बस आफताब के नाम से फारसी में कविताएं लिखे, मगर वो जिस कोख से पैदा हुआ है, जिस बाप के बीज से पैदा हुआ है, उसके चलते फुटबॉल बना हुआ है। दिल्ली और मुल्क अभी पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी साल 1761 भूला नहीं है। अहमद शाह अब्दाली के हाथों हुई मुगलों की बेइज्जती, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मुगल बादशाह को बंधक की तरह इलाहाबाद के किले ले गए। भला हो मराठों का जो बादशाह शाह को वापस दिल्ली लाए। इसके पीछे मराठा सरदार महादजी सिंधिया का दिमाग था। महादजी को पता था कि दिल्ली में बैठा बादशाह सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने मराठों की एक परमानेंट छावनी भी बना दी और आसपास की रियासतों को भी ताकीद कर दी, जब भी बादशाह को जरूरत हो हाजिर हो जाओ। ये वो वक्त था जब बादशाह के लिए नए मुहावरे बन रहे थे और ये तंज से भरे हुए थे। मसलन ये कहावत कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी कि शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम। जी, पालम वही गांव जो तब दिल्ली के बाहर था और अब एयरपोर्ट के अंदर है। फिर भी कभी कभी शाह की बाजुएं फड़फड़ाने लगती हैं या फिर उसके ताबेदार ही जोश भर देते हैं कि बादशाह को छोटी मोटी कुमक लेकर जब तब अपना जलवा दिखाते रहना चाहिए। ऐसे ही एक ताव में शाह आलम द्वितीय दिल्ली छोड़ गया, क्योंकि पास के रेवाड़ी रियासत में बलवे की खबर थी। नजफ कुली खान सर झुकाना भूल गया था। ये सब इतना करीब हो रहा था कि मुगल बादशाह चाह करके भी अनदेखा नहीं कर सकते थे इसे। फौज तैयार हुई और कूच हुई। अब आगे की कहानी। जगह गोकुलगढ़, रेवाड़ी रियासत का हिस्सा। साल 1788। मंजर, तलवार है, खून है, मांस है। जो गिरता है तो धूल है, उससे भी ज्यादा धूल घोड़ों की है। मगर धूल में धूल नहीं, बारूद की गंध है, क्योंकि भरवा बंदूकें भी हैं और तोपें भी। ये जंग है, छोटी मगर तेज, और इसमें पस्त हो रहा है शाह आलम द्वितीय, जिसकी रगों में मुगलों का खून है, मगर अकबर सी चुस्ती नहीं। नजफ कुली खान सैनिकों के साथ मुगल खेमे की तरफ बढ़ रहा है। इरादा शाह आलम को बंदी बनाने का है, मगर तभी कुछ होता है। एक पालकी तेजी से आगे बढ़ती है। नजफ ठिठकता है। हरम तो साथ नहीं लाया था बादशाह, फिर ये पालकी कैसी? पालकी का पर्दा हटता है और पर्दा गिरता है नजफ की बढ़त पर। पालकी से एक औरत निकली और चीखी। उसके इशारे पर टेंट के पीछे से कई जवान निकले, घोड़े पर सवार और बंदूक से लैस। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नजफ कुली खान को पीछे हटना पड़ा। बादशाह भी तब तक बौखला चुका था, मगर उसके टेंट के पास सरगर्मियां तेज थीं। समझ नहीं आया कि निकले या अंदर रहे। तब उसे समझाने पहुंची वही औरत जो कुछ देर पहले पालकी में थी। वो बोली, बादशाह आप जल्द से जल्द पालकी में सवार हो दिल्ली कूच करें। बादशाह पालकी में बैठे और पर्दा गिराने से पहले बोले, एक बरस में दूसरी बार तुमने मेरी जान बचाई है जेबुन्निसा। बादशाह चला गया, जेबुन्निसा भी चली गई। पीछे रह गई हवा और यह फसाना कि एक औरत आती है सरधना की तरफ से, जंग के मैदान में चादर बिछाती है और बाजी पलट जाती है, क्योंकि वो डायन है। मगर वो डायन नहीं थी, लड़ाका भी नहीं। वो औरत एक तवायफ थी, जो एक सिपाही से प्यार के फेर में सिपाही बन गई। सिपाही बनने से पहले आशिक बनी, बीवी बनी, फिर बेवा हुई तो जागीरदार बनी। अंत आते आते अपना मजहब छोड़कर ईसाई बन गई। मगर एक चीज थी जो हमेशा कायम रही, उसका बेखौफपन। ये जेबुन्निसा की कहानी है। साल 1767 यानी 1767। यूरोप का एक लड़ाका वॉल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे दिल्ली में था। उसे बुचर ऑफ पटना यानी पटना का कसाई कहा जाता था, क्योंकि उसने वहां पर अंग्रेजों का कत्ल किया था।
इस चक्कर में उसे हमेशा अंग्रेजों से भागना पड़ता था और अंग्रेजों के दुश्मनों की तरफ से लड़ना पड़ता था। उसी समय वॉल्टर एक दिन चावड़ी बाजार से गुजर रहा था। रह रहकर पीछे मुड़ने की आदत बन गई थी उसकी। दिल्ली के चावड़ी बाजार में तवायफों का मोहल्ला था। पूरे दिन थक कर लोग वहां शाम को अक्सर थकान मिटाने जाते थे, खुद को एंटरटेन करते थे। उस समय वॉल्टर भी वहां आया था। एक कोठे में घुसा, हर तरफ खुशबू उड़ रही थी। कोने में बैठ गया। चुपचाप कुछ नजरें उसकी तरफ उठी, फिर झुक गई। तबले पर थाप पड़ी घुंघरू की आवाज आई। वॉल्टर की नजर उठी, फिर वापस नहीं झुकी। उसके सामने नाचती लड़की का झक सफेद चेहरा और नाजुक कदकाठी उसके सामने बंद कर रह गए। उस दिन के बाद से वॉल्टर उस लड़की से कभी अलग नहीं हो पाया। उस लड़की का नाम फरजाना था, लेकिन उसे अभी कई और नाम मिलने बाकी थे, क्योंकि उसने जो भौकाल मचाया था वो आज सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाएगी। दिल्ली से निकलकर फरजाना का नाम पूरे उत्तर भारत में फैला, लेकिन शायद वो नाम लोगों को अब याद नहीं होगा, क्योंकि वो नाम बदलकर कुछ और हो गया था। बेगम जोआना सोम्ब्रे या समरू, आजादी से पहले के भारत की पहली और इकलौती कैथोलिक जागीरदार। वॉल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऐसा कहीं कहीं लिखा गया है, लेकिन जब वो भारत आया तब वो फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। जब फरजाना उसके प्यार में पड़ी तो उसने वॉल्टर का साथ देने की ठान ली। जहां भी वॉल्टर जाता था फरजाना उसके साथ जाती थी। वॉल्टर लड़ाकों का एक समूह लीड करता था। ये लोग कमीशन के हिसाब से औरों के लिए भी लड़ते थे। मर्दों वाले कपड़े पहनकर फरजाना वॉल्टर के लड़ाकों के साथ जंग पर निकल जाती थी। लखनऊ, आगरा, भरतपुर, हर जगह फरजाना गई। सोम्ब्रे के साथ उसकी पार्टनर की तरह रहते हुए फरजाना को लोग सोम्ब्रे के अपभ्रंश समरू या सुमरू से बुलाने लगे। बेगम तो उसके नाम के साथ था ही। उस समय के मुगल राजा शाह आलम द्वितीय ने वॉल्टर को उत्तर प्रदेश के सरधना का जागीरदार बना दिया, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि 1778 यानी 1778 में वॉल्टर की मौत हो गई। शाह आलम चिंता में डूब गया। वॉल्टर की मौत अचानक हुई थी। कोई और दूसरा इंसान शाह की नजर में नहीं था जो सरधना का ध्यान रख सके। शाह को समझ नहीं आ रहा था, ऐसे मुश्किल समय में किस पर भरोसा किया जाए। शाह चुपचाप इसी सोच में डूबे थे। बाहर से आकर किसी ने उनको बताया कुछ लोग मिलने आए हैं। इस समय शाह को किसी से मिलने का मन नहीं था, पर हां कर दी। अंदर कुछ लोग आए। ये लोग वॉल्टर के लड़ाकों और अफसरों में से चुनकर आए हुए कुछ लोग थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, एक कागज का टुकड़ा सामने रख दिया। शाह ने बेमन से वो कागज उठाया, पढ़ा और उनकी आंखें चमक उठी। शाह को अपनी परेशानी का हल मिल गया था। वो कागज का टुकड़ा एक पिटीशन थी, जिस पर वॉल्टर के 82 यूरोपियन अफसरों और 4000 के करीब सैनिकों ने साइन किया था। किस बात पर? वो चाहते थे कि बेगम समरू उनको लीड करे, उनकी नेता बने। 4000 से ज्यादा लड़ाकों को लीड करती हुई जेबुन्निसा सरधना की जागीरदार बन गई। इसके 3 साल बाद उसने कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया, यानी क्रिश्चियनिटी को अपनाकर कन्वर्ट हो गई। अपना नाम जोआना, लोकल भाषा में योहाना, रख लिया। फरजाना खुद मुस्लिम थी। जिस शाह आलम के लिए वो काम कर रही थी वो मुस्लिम था। उसके पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उसने अचानक से ईसाई धर्म क्यों चुना, वो भी कैथोलिक वाला जो काफी कट्टर होते हैं, ये कहीं नहीं बताया गया। हो सकता है उसे वो धर्म पसंद आया हो, या वो अपने गुजरे पति को श्रद्धांजलि देना चाहती हो। इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। खैर, फरजाना योहाना बन गई। शाह आलम की तब भी दुलारी बनी रही। एक किस्सा तब का पढ़ने को मिलता है जब शाह आलम के राज में मुगलों की ताकत कम होती जा रही थी। ब्रिटिश ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो शाह आलम के सबसे बड़े बेटे मिर्जा ने सोचा कि क्यों ना बेगम से बातचीत करके साथ में लड़ाई लड़ी जाए। हो सकता है शायद इससे मुगलों का राज बच जाए।
लेकिन जब उसका मैसेंजर मिर्जा का संदेश लेकर बेगम के पास पहुंचा तो बेगम ने उससे पूछा, कैसा है तुम्हारा राजा, उसमें कोई मर्दाना खूबी है भी या नहीं? मैसेंजर ने मुस्कुरा कर कहा, देखने में बहुत अच्छे हैं, जितना हो सकता है उतने अच्छे हैं। बेगम का चेहरा गुस्से से लाल, मैसेंजर की मुस्कान गायब। बेगम ने झन्नाट तमाचे की तरह सवाल उसके मुंह पर फेंक कर मारा, क्या मजाक है ये? मैंने पूछा, तलवार चलाना और राज जीतना आता भी है उसको या सिर्फ गाने बजाने में लगा रहता है? मिर्जा के ख्याली पुलाव वहीं फिस हो गए। बेगम की लाइफ में भी एक रोमियो जूलियट वाला कांड हुआ था। जब वॉल्टर की मौत हो गई और बेगम जागीरदारी देखने लगी, तब उस बीच में कई ऐसे यूरोपीय लोग आए जिनको बेगम बहुत पसंद आई। उन सब ने कोशिश भी की कि बेगम उनको पसंद कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन फाइनली बेगम को पसंद आया एक फ्रेंच आदमी, ले वेसो। बेगम ने उसके चक्कर में अपना राजकाज सब छोड़ दिया। 1793 में उससे शादी कर ली, उसके साथ भाग निकली, उनका पीछा हुआ। दोनों ने वादा किया, एक मरा तो दूसरा भी मर जाएगा। दोनों अपने अपने घोड़े पर भागे। वेसो को पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो बेगम ने खुद को छुरा भोंक लिया था। ये देखकर उसने भी अपने माथे पर तमंचा रखा और गोली चला दी। वेसो तो मर गया, मगर बेगम को लगी छुरी पसली से टकराकर फिसल गई थी, तो वो मरी नहीं। संदेशा भिजवाया, यूरोपीय लड़ाकों ने उसका साथ दिया। वापस राज करने लौटी बेगम ने प्यार से तौबा कर ली। उसके बाद जब अंग्रेज यहां दबंग हो गए तो बेगम ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अपने पैसों और सेना का इस्तेमाल अपनी जागीर सरधना का ख्याल रखने में किया। जब भरतपुर के राजा के साथ अंग्रेजों का सामना हुआ तो वो लोग अपने साथ किसी देसी लीडर को लेकर नहीं जाना चाहते थे। बेगम नाराज होकर बोली, अगर मैं आज लड़ाई में नहीं गई तो सब कहेंगे कि बुढ़ापे में आकर मैं डर गई हूं। बेगम अंग्रेजों के साथ लड़ी। उस समय उसकी उम्र 73 साल थी। सरधना का ख्याल रखने में बेगम काफी अलर्ट रहती थी। जो भी मिलने आता था उसे कोई न कोई गिफ्ट देकर वापस भेजती थी। बेगम ने सरधना में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया। उस चर्च का नाम सरधना चर्च है। बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस आज भी है, जा सकते हैं वहां, मेरठ के पास ही है। बेगम समरू को अकबर शाह ने चांदनी चौक में एक बड़ी सी हवेली दी थी। वो हवेली आज भी है। आप सोच रहे होंगे ऐसी किसी हवेली का नाम तो नहीं सुना। उसका नाम बदल चुका है, अब उसे भागीरथ पैलेस मार्केट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बहुत बड़ा बाजार है वहां पर। उसके साइड में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है। आज उसे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि कभी यह हवेली आधे चांदनी चौक में फैली हुआ करती थी। बेगम का एक महल और भी था, गुरुग्राम में, झरसा गांव के पास। अब उसके पुर्जे भी सलामत नहीं है, लेकिन बेगम समरू का नाम अभी भी कहीं कहीं उभर आता है। यानी शाह आलम द्वितीय ने फरजाना को कहा था, एक बरस में दूसरी बार तुमने मेरी जान बचाई है ज़ेबुन्निसा। पहली बार का किस्सा सुनना चाहेंगे जिसने फरजाना को ज़ेबुन्निसा बना दिया? आइए सुनाते हैं। जब शाह आलम को गुलाम कादिर नाम के एक बगावती ने उनके ही महल में घुसकर बंदी बना लिया था, तब बेगम समरू पानीपत के पास एक लड़ाई को लीड करने में लगी हुई थी। उन्होंने ये खबर सुनते ही वो लड़ाई छोड़कर महल पर हमला कर दिया। ये 1787 यानी 1787 की बात है। बेगम ने इतने खतरे के बीच से जाकर शाह को बचा लिया। तब शाह ने बेगम को ज़ेबुन्निसा का नाम दिया। इसका मतलब होता है औरतों में सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर, सबसे बेहतर। ताज का हीरा होता है ना, कुछ कुछ वैसा है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज ऑर्डिनरी को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमसे संपर्क में आना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ordinary.in पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।